इस प्रॉब्लम में दिया है कि देर इज ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के वर्टिकली प्लेस्ड है, इसका लोअर एंड फिक्स, इसके अपर एंड से एक m1 मास रिजिडली कनेक्टेड है। m1 पर एक m2 मास, दैट मीन्स इस ब्लॉक का मास m1 है, इसका मास m2 है, और m2 m1 पर जस्ट रख दिया गया है। और शुरू में पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। इनिशियली दिस होल सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अंडर ग्रेविटी है यहाँ, और फिर भी ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है। तो ऑब्वियसली ये इसमें स्प्रिंग कुछ प्रेस हो चुकी होगी, देयर मस्ट बी सम कॉम्प्रेशन। तो कहा क्या गया है कि व्हेन दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम इन द अरेंजमेंट शोन बोथ masses आर इन इक्विलिब्रियम, व्हेन मास m2 इज सडनली रिमूव्ड, जो ऊपर मास m2 है उसको अचानक उस समय हटा लेते हैं जब ये सारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। क्या पूछता है कि इन द सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ मास m1, क्योंकि जब m2 को हटा लेंगे तो ऑब्वियसली m1 चूँकि इससे कनेक्टेड है फिर इसी का मोशन होगा। आफ्टर सब्सिक्वेंट मोशन ऑफ मास m1 विच इज रिजिडली टाइड टू द स्प्रिंग, जो कि इससे ऑब्वियसली बधा हुआ पहले बताया हमने, m1 राइजेज बाय मैक्सिमम हाइट h। m1 यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन जहाँ भी थी इस पूरे सिस्टम की, कंबाइंड सिस्टम की, वहाँ से m2 को हटाया अचानक, और फिर जहाँ भी था ये सब कुछ वहाँ से m1 मैक्सिमम h हाइट जाके फिर वापस आने लगता है। दैट मीन्स m1 जो है जीरो वेलोसिटी से चलेगा, और मैक्सिमम हाइट जहाँ आएगी ऑब्वियसली वहाँ वेलोसिटी जीरो। तो जीरो वेलोसिटी से जीरो वेलोसिटी की सिचुएशन पहुँचता है थ्रू ए हाइट h। यही पॉइंट इसमें कैचिंग पॉइंट है कि जैसे m2 को हटाएंगे, चूँकि इस पर कोई इम्पल्स तो आया नहीं, तो m1 जीरो वेलोसिटी स्टार्ट करेगा, पहले इसकी वेलोसिटी बढ़ती होगी, फिर कहीं के बाद घटती होगी, जाके कहीं न कहीं जाके ज़ीरो हो जा रही है, फिर ये लौटना शुरू करती है। क्वेश्चन में दे दिया गया आफ्टर राइजिंग बाय मैक्सिमम हाइट h देन इट बिगिंस डाउनवर्ड मोशन। तो बताना क्या है कि m1 के इस सब्सिक्वेंट मोशन में h का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, और चूँकि इसकी वेलोसिटी ज़ीरो से जीरो तक चेंज होती है, जीरो से बढ़ेगी फिर घट के जीरो होगी, तो बीच में फिर मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आएगी, पूछा गया इन द सब्सिक्वेंट मोशन व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड ऑफ m1। उसका ये एक्सप्रेशन पूछा गया g बाई रूट के मल्टीप्लाइड बाई सर्टेन फैक्टर। ये चार ऑप्शन है, सेलेक्ट वन। तो शुड ट्राई फर्स्ट एंड देन सी द सोल्यूशन एंड आंसर। ये एडवांस लाइक क्वेश्चन है, इसका एक एक पार्ट अलग अलग मीन्स भी आ सकता है। तो ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ करें तो जल्दी से आ जाएगा, अदरवाइज इसमें सोल्यूशन दूसरा भी है एंड दैट विल बी बिट लेंदी। तो अगर SHM के कॉन्सेप्ट से चले तो SHM के कॉन्सेप्ट से जल्दी से क्यों होगा वो मैं बताता हूँ, लेकिन पहले SHM का क्या कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो हमें याद आना चाहिए कि अगर कोई पार्टिकल SHM कर रहा है अबाउट सर्टेन पोजीशन, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी जहाँ नेट फोर्स पर जीरो होता है उसके दोनों तरफ वहाँ तक जाता है जहाँ वेलोसिटीज क्या हो जाती हैं, ज़ीरो दोनों तरफ। तो जहाँ जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो है उसके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड, ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के बराबर जहाँ वेलोसिटी जीरो है वहाँ से एम्पलीट्यूड के बराबर चलने तो हमें मीन पोजीशन मिलती है। मीन पोजीशन का मतलब जहाँ एक्सेलेरेशन जीरो होगा ऑब्जेक्ट का, जहाँ पे एक्सेलेरेशन जीरो हो। तो अगर ये चीज़ हम लोग रियलाइज़ कर लें, जहाँ वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है वहाँ से फिर वेलोसिटी ज़ीरो होने तक जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अब यहाँ के देखें इस प्रॉब्लम में m2 तो हट गया, तो m1 चलेगा तो स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो। इसकी वेलोसिटी फिर कहीं न कहीं जाके ज़ीरो होगी, वो डिस्टेंस मैंने h दिया है। तो वेलोसिटी ज़ीरो से जीरो होने में जो डिस्टेंस आती है वो मैंने कहा ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड आती है।
तो ये ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड जो है वो एच हो जाएगा। तो एच मस्ट बी, जो एच पूछा गया है ये एच होना चाहिए ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर। अब एम्पलीट्यूड कैसे निकालें? तो एम्पलीट्यूड की एक डिफिनीशन और है, दैट इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन जहाँ पे जीरो वेलोसिटी है और जहाँ मीन पोजीशन है। मीन वो पोजीशन होती है जहाँ पे बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। तो जहाँ से M1 चलना शुरू करता है यहाँ वेलोसिटी जीरो है, इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन में कहते हैं। अभी देखना है कि M1 पर फोर्स कहाँ जीरो होगा, यहाँ समझने वाला पॉइंट है। तो M1 पर M1 की ध्यान दें तो M1 जिस समय स्प्रिंग से कनेक्टेड है, स्प्रिंग ऑलरेडी दबी कितनी थी? ये स्प्रिंग इतना दबी होगी कि उसने इन दोनों के वेट को बैलेंस किया हुआ है। तो स्प्रिंग में नीचे से फोर्स आ रहा होगा M1G प्लस M2G, और ऑब्वियसली ये है M1G, ठीक है। तो इस पर M1G फोर्स आ रहा होगा, हमने M2G हटाया है तो यहाँ बचा क्या M1G, और नीचे से फोर्स होगा M1G प्लस M2G। तो M1G कैंसिल हो जाएगा। इस पोजीशन से जहाँ से चलना शुरू करेगा इस पर इस समय नेट फोर्स है M2G, यानी जो वेट हमने हटाया वही इस पर नेट फोर्स ऊपर हो जाएगा। ये समझना बहुत ईजी है। इसके रहते हुए इस पर नेट फोर्स जीरो था, तो यही वेट हटा जो कि नीचे की ओर था वो हट गया, तो ऑब्वियसली इस पर नेट फोर्स यही बच जाएगा ऊपर। जैसे किसी ऑब्जेक्ट पर इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाने से इक्विलिब्रियम में हो, यानी ऑलरेडी नीचे से 10 न्यूटन लगा हुआ है, जैसे इसको हटाएंगे तो यही अनबैलेंस फोर्स बच जाएगा। तो यानी जैसे M2 को हटाएंगे M1 पर नेट फोर्स ऊपर बचेगा कितना M2G। तो अगर ये स्प्रिंग इतना दूर और चली जाए जिससे कि इस पर M2G जो नीचे से रिएक्शन है वो ख़त्म हो जाए, तो ये M1 अपने मीन पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो जो इस पर अनबैलेंस फोर्स है वो स्प्रिंग में M2G की इक्विवेलेंट कितना कॉम्प्रेशन है उसकी वजह से है। तो उस कॉम्प्रेशन को x मान लें तो k इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हो गई M2G/, की, यानी इतना अगर ये कॉम्प्रेशन कम हो जाए, यानी स्प्रिंग ये ब्लॉक इतना ऊपर चल ले कितना M2G/, के, तो इस पर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो जाएगा, राइट। और ऐसा इसलिए एक तरीके से और देखें कि नीचे से अभी फोर्स जो आ रहा है वो M1G प्लस M2G आ रहा है, क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम था। अब M2 हमने हटा लिया तो M1G M2G ये दो फोर्स नीचे से बच गए, ऊपर से क्या बचा केवल M1G, तो नेट फोर्स ऊपर रह गया M2G। तो ये ख़त्म कब होगा? जब स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन थोड़ा रिड्यूस हो जाए। कितना रिड्यूस हो जाए? इतना रिड्यूस हो जाए कि उसकी वो kx की वैल्यू क्या हो जाए M2G। तो इसको M2G/k और चलना पड़ेगा M1 पर नेट फोर्स ज़ीरो करने के लिए। तो यानी M1 का इक्विलिब्रियम पोजीशन आने के लिए M1 को इतना ऊपर कितना चलना है M2G/k। और मीन यानी जहाँ वेलोसिटी जीरो है तो एक्सट्रीम, और ये है इक्विलिब्रियम, दोनों के बीच की दूरी क्या आ गई M2G/k। M2G/k यही एम्पलीट्यूड हो गया, यही एम्पलीट्यूड हो गया। और एम्पलीट्यूड का ट्वाइस से चलना था, जैसे मैंने पहले समझाया था कि चूँकि इस पर यहाँ वेलोसिटी जीरो है, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी जीरो है, तो ये दूरी होती है ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कितना आ गया M2G/k, तो 2M2G/k से चलना पड़ेगा M1 को। एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, पहले पार्ट को। दूसरा पार्ट तो और इजी है। जब हमें ये इंश्योर हो गया कि इसका क्या होना है SHM होना है, तो SHM में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आती है ओमेगा टाइम्स a। अगर किसी को याद है ये फार्मूला तो जल्दी हो जाएगी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। और ओमेगा की वैल्यू होती है स्प्रिंग मास सिस्टम में √k/m। कौन सा मास ऑसिलेट कर रहा है? M1 मास ऑसिलेट कर रहा है, राइट। M1 मास ऑसिलेट कर रहा है तो k/m1, ये ओमेगा की वैल्यू होगी √k/m1।
मल्टीप्लाइड बाई एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आ चुका था m2g/k, एम्पलीट्यूड आ गया था m2g/k। तो आई थिंक इसको सॉल्व किया जाए तो आंसर जो दिया गया है दैट इज g/√k, g/√k, यहाँ दिया आंसर g/√k, g/ये रूट के नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई m2/√m1, तो m2/√m1 ये सही हो जाएगा। तो आंसर वुड बी बी दिस केस, और यहाँ आंसर सी था, राइट।